नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के भारतीय इतिहास का काल विभाजन देखेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के काल विभाजन को देखेंगे कि कैसे हमारा काल विभाजन हुआ था, और ये एक ही वीडियो में हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लोग एक दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट हो गया, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो देखिए, भारतीय इतिहास का काल विभाजन जो होता है वह 3 टाइप में होता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। आप समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव का जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। सभ्य का मतलब ये है कि वो एक जगह नहीं रहते थे। वो लोग अपने खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मतलब कि एक जगह एकत्रित नहीं करते थे। लिखित रूप से कोई भी साक्ष्य इनके पास मौजूद नहीं था। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास में मौजूद नहीं हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और साथ साथ में जिसका मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं है, उसे भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे, साथ साथ में लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। हालांकि प्रागैतिहासिक काल के बाद में जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, वहाँ पे लिखित साक्ष्य मौजूद होते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है लिखित साक्ष्य मौजूद है और साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। इसे हम लोग लिखित साक्ष्य, इसे हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम लोग काल का विभाजन करते हैं। सबसे पहला होता है पाषाण काल। पाषाण काल जो होता है, पाषाण काल भी 3 भागों में, चूँकि पाषाण काल सबसे बड़ा युग है जिसमें मनुष्य का जीवन एक तरह से खानाबदोश या आदिवासी टाइप से वो लोग बिताए गए, जिसमें पाषाण काल 3 भागों में बंटता है। एक पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के इतिहास को हम लोग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व के इतिहास को रखते हैं। और नव पाषाण काल के अंतर्गत 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व के इतिहास को रखते हैं। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल और एक होता है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल के को ही हम लोग शल्क संस्कृति कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल के संस्कृति को हम लोग शल्क फलक संस्कृति कहते हैं। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत शल्क संस्कृति के अंतर्गत जो इसकी संस्कृति और ये प्राप्त होते हैं आपको सोहन घाटी के अंतर्गत और बेलन घाटी के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। और मध्य पूरा पाषाण काल जो है सोन घाटी के अंतर्गत और बेलन घाटी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जो कि नर्मदा घाटी, सोन घाटी जो है नर्मदा घाटी के अंतर्गत और बेलन घाटी जो है तुंगभद्रा घाटी के अंतर्गत प्राप्त होती है। उच्च पूरा पाषाण जो है वह बेलन घाटी बेलन घाटी के अंतर्गत प्राप्त होता है और मध्य भारत के अंतर्गत प्राप्त होता है। बेलन घाटी के अंतर्गत छोटनागपुर की घाटी जो होती है वो बेलन घाटी के अंतर्गत आती है, और मध्य भारत के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो होती है वो मध्य भारत के अंतर्गत प्राप्त होती है। इस तरह से हम लोगों ने ये काल विभाजन कर लिया। पाषाण काल 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बहुत बड़ा भाग है, तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण को शल्क संस्कृति कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति बोलते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग शल्क संस्कृति बोलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत सोहन घाटी और बेलन घाटी के अंतर्गत आता है। मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत सोन घाटी आती है जो कि नर्मदा घाटी के अंतर्गत है, और बेलन घाटी जो कि तुंगभद्रा घाटी के अंतर्गत आता है। उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत बेलन घाटी जो कि छोटनागपुर पठारी घाटी के अंतर्गत आता है, और मध्य भारत के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख लेते हैं ईस्वी और ईस्वी पूर्व को। मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म ये 0 ईयर में हुआ, तो 0 के बाद, इसके बाद के सभी समय को हम लोग एडी में हम लोग कहते हैं, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और
जीरो से बाद पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। यही हमारा काल विभाजन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में आप देख सकते हैं, अब पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं हम लोग देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल जो कि हम लोग पढ़े थे, पूर्व पूरा पाषाण काल, उसके बाद में होता है मध्य पूरा पाषाण काल और होता है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इसके अंतर्गत मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो पूर्व पूरा पाषाण काल जो है वह 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत होता है, और मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत होता है, और उत्तर पाषाण काल जो है वह 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत के इतिहास को हम लोग उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल में जो है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग हैंड एक्स भी कहते हैं। इसमें बिदारणी अर्थात क्लीवर और खंडक अर्थात चॉपर का प्रयोग होता है पूर्व पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में जो है जो हम लोग को मिलते हैं हथियार, वो फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग शुरुआत हो जाता है, और उत्तर पूरा पाषाण काल के अंतर्गत सल्कों, फलकों, तक्षड़ियों तथा खुरचनी का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ये हमारा तीन मतलब कि विभाजन है पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल के स्थल जो हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्थल पूर्व पूरा पाषाण काल में आता है सोहन या सोहन नदी घाटी, जो कि पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इसका स्थल है नेवासा और यह महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेलन घाटी जो है ये भी पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हुनसंगी इसका स्थल है और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में डिडवाना जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। भीमबेटका जो है भोपाल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद में पहलगांव जो है वह कश्मीर में पाया जाता है। पटने अर्थात सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साक्ष्य पटने से ही प्राप्त होते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 8 यहाँ पे स्थल दिखाए गए हैं। जैसे सोहन नदी घाटी जो है पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है सोहन या सोहन नदी घाटी कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। बेलन घाटी कहाँ पे स्थित है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। डिडवाना कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेवासा कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। हुनसंगी कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। पहलगांव कहाँ पे स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। पटने कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पटने से प्राप्त होते हैं। ये सारे चीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद में नोट में पूरा पाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे जलवायु में नमी कम थी। अब उसके बाद में देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल को। सरल वटिकास्म उद्योग प्रचलित होते थे। यहाँ पे पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। साथ साथ में शिल्प सामग्री नर्मदा तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे में उपस्थित था। उसके बाद में है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आर्द्रता कम पाई गई, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगा और चकमक उद्योग की स्थापना होने लगी। ये हमारा टोटल हो गया पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। देखिए मध्य पाषाण काल जो है हम पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ लिए। अब उसके बाद में मध्य पाषाण काल जो है वह 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व के बीच के इतिहास को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल को ही हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच के युग को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण काल को ही हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें मुख्यतः आखेटक और पशुपालक दोनों का भी विवरण मिलता है। तीसरा नंबर पॉइंट है गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि होती है। उसके बाद में है अधिकांश पशुओं को पालतू बनाया गया। सबसे पहला पालतू जो बनाया गया उसे कुत्ता बनाया गया। पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजारों का प्रयोग शुरुआत हो गया, जिससे हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। सबसे पहले आग का आविष्कार जो है मध्य पाषाण काल में ही होता है। महत्वपूर्ण स्थल जो है आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और बागोर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं जिसे हम लोग को याद रखना है।
उसके बाद में है नौ पसाड़ काल। नौ पसाड़ काल जो है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व के इतिहास को हम लोग नौ पसाड़ काल कहते हैं। इसमें क्या है, पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नौ पसाड़ काल में कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य है। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। गेहूँ और जौ सबसे प्राचीन और कपास खेती के प्रमाण हमको मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि नौ पसाड़ काल में खाद्य उत्पादक घरों के साक्ष्य भी मिलते हैं और पहिए का आविष्कार भी देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी से में जो है कश्मीर की घाटी में हड्डियों के बने उपकरण और हथियार प्राप्त होते हैं। कश्मीर की घाटी में यहाँ पे एक जगह है बुर्ज होम, यहाँ से श्रीनगर से जो कि 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के सावधान भी प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। और गुफ कराल जो है कुम्हरारों की एक गुफा होती है जिसे हम लोग गुफ कराल कहते हैं। श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन दोनों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जैसे इसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम कश्मीर घाटी के बताओ हड्डियों के बने उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कश्मीर घाटी से। उसके बाद में वैसा कौन सा स्थान है जहाँ पे इंसानों के साथ पालतू कुत्ते को भी मैंने सावधान के रूप में प्राप्त हुआ है या दफनाने का साक्ष्य मिले हैं, तो बुर्ज होम से। प्रथम कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ कहाँ पे मिले हैं, तो गुप्त कराल में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नौ पसाड़कालीन स्थल। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी जो कि कोल्डी हवा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सबसे पहले 700 ईस्वी पूर्व में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, चट्टानों में चित्रकला यानी कि मानवों के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। संगनकलू, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, हल्लूर कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बूडी हाल जो कि कर्नाटक में स्थित है, उतनूर जो कि तेलंगाना में स्थित है, यह सबसे प्राचीन स्थल है उतनूर। नागार्जुनी कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास में यह स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ताम्रयुग यानी कि कैलकेलोथिक, ये जिसे हम लोग बोलते हैं। यह मानवों द्वारा पहली धातु की खोज तांबा किया गया था। ठीक है। तांबा और पत्थरों के साथ प्रयोग करके अनेक आविष्कार किए गए, अनेक धातु के निर्माण, अनेक औजार का निर्माण किया गया। ठीक है। ग्रामीण समुदाय यहाँ पे ताम्रयुग में स्थित था। तांबा का खेतड़ी जो है, खेतड़ी राजस्थान में तांबे प्राप्त होते थे, और मलज खंड मध्य प्रदेश में भी तांबे की प्राप्ति होती है। प्रमुख ताम्र पसाड़िक संस्कृतियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। आहार संस्कृति, यहाँ पे धातु कर्म का ज्ञान था, जो कि राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कायथा संस्कृति चंबल नदी के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र को बोलते हैं। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के क्षेत्र को बोलते हैं। और जोरवे संस्कृति, यह सबसे बड़ी साइट थी, यह महाराष्ट्र का दायमाबाद ओ इनाम गाँव के क्षेत्र को हम लोग जोरवे संस्कृति बोलते हैं। उसके बाद में ताम्र पसाड़कालीन स्थल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि इसके अंतर्गत है। पूर्वी भारत के अंतर्गत चिरांद गंगा नदी है, बर्धमान, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सभी ताम्र पसाड़कालीन स्थल है। मध्य भारत के अंतर्गत मालवा, कायथा और एड़र जो है ताम्र पसाड़कालीन स्थल है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी ताम्र पसाड़कालीन स्थल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आहार सबसे पहला ताम्र पसाड़कालीन स्थल था, और गिलुंद, ये दोनों हैं ताम्र पसाड़कालीन स्थल। इस तरह से हम लोग देख लिए ताम्र पसाड़युग यानी कि ताम्रयुग को। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद में भारत के कुछ पूरा पसाड़कालीन स्थल को हम लोग देख लेते हैं। जितने भी भारत के पूरा पसाड़कालीन स्थल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का नक्शा दिया हुआ है, 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहली है यहाँ पे डिडवाना, यहाँ पे दिया हुआ है डिडवाना। डिडवाना के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिडवाना के बारे में क्या बोलता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा है यहाँ पे डिडवाना। तो डिडवाना के बारे में हम लोग देखते हैं कि डिडवाना कहाँ पे स्थित है और ये क्या जानकारी देता है। देखिए डिडवाना जो है वह हमारा राजस्थान में निम्न पसाड़ कालीन स्थल है, जहाँ से प्राचीन मानवीय गतिविधियों की जानकारी मिलती है। यानी कि डिडवाना को आप देख सकती हैं, ये राजस्थान में स्थित है।
डिडवाना से क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? यह राजस्थान में स्थित है, निम्न पूरा पसारकालीन स्थल है जहाँ से प्राचीन मानवीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है हमें डिडवाना से। उसके बाद में है रोहड़ी। रोहड़ी जो स्थित है यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूरा पसाड़िक स्थल है जो कि रोहड़ी है। उसके बाद में है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर जो है वह यहाँ पे स्थित है, यानी कि थार मरुस्थल में स्थित है। यह बूढ़ा बूढ़ा पुष्कर थार मरुस्थल में स्थित है, यानी कि पूरा पसारकालीन स्थल है जहाँ से पसार उपकरणों की प्राप्ति होती है। यहाँ से हम लोग बहुत सारे पसार उपकरण की प्राप्ति की हैं। उसके बाद में साबरमती। साबरमती जो कि गुजरात में स्थित है, हम सभी जानते हैं। यहाँ से विभिन्न पूरा पसारकालीन उपकरणों जैसे तक्षणी, हस्तकुठार, छुरी आदि को प्राप्त किया गया है। उसके बाद में भीमबेटका। भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक महत्वपूर्ण पूरा पसारिक स्थल है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक पेंटिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एक प्रकार से गुफा है। चिरकी। चिरकी जो है वह यहाँ से इस स्थल से हस्तकुठार, छुरी, दक्षिणी जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है अतिरम्पकम। अतिरम्पकम जो है वह पूरा पसार काल में एक अवमुक्त स्थल है। इसकी खोज तथा उत्खनन 1863 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में आ जाते हैं जोगदाहा। जोगदाहा जो है, जोगदाहा तथा आदमगढ़ पूरा पसार कालीन के प्रारंभिक स्थल हैं जहाँ मनुष्य के निवास करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में मिर्ज़ापुर यहाँ पे स्थित है। मिर्ज़ापुर इस स्थल को बेलन घाटी में विभिन्न कलाकृतियों तथा पशुओं की हड्डियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम। सिंहभूम जो कि झारखंड में स्थित है, इसके लोटा पहाड़ को महत्वपूर्ण पूरा पसारकालीन स्थल माना जाता है जहाँ से दक्षिणी तथा दक्षिणी उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है मेदिनीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। मेदिनीपुर यह स्थल पूरा पसारकालीन स्थलों से बृहद स्थल है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। उसके बाद में है नेवासा। नेवासा जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल से पूरा पसारकालीन तथा नव पसार काल के संक्रमण का स्तर प्राप्त होता है जिससे कृषि तथा शिकार की गतिविधियाँ शामिल होती है। उसके बाद में हुसंगी। हुसंगी यहाँ पे प्राप्त होता है। इस स्थल से बृहद उपकरणों की प्राप्ति हुई है जिससे उपकरण निर्माण स्थल के होने का समर्थन प्राप्त होता है। उसके बाद में है कर्नूल। कर्नूल जो है इस स्थल से पूरा पसारकालीन केतावरम शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। उसके बाद में रेनीगुंटा। रेनीगुंटा जो है इस स्थल से बृहद उपकरण चाकू तथा दक्षिणी की प्राप्ति हुई है जो अधिक परिनिष्ठित है। उसके बाद में है पलवरम। पलवरम यह एशिया में सबसे पुराना पूरा पसारकालीन स्थल है। उसके बाद में आपका गुडियाम। गुडियाम जो है ये शैलवास की खोज यहाँ से हुई थी जिसका उपयोग पूरा पसारकालीन निवासियों द्वारा किया जाता था। यह निम्न पूरा पसार काल के मद्रासियन संस्कृति का हिस्सा है। इस तरह से पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी भारत के पूरा पसारकालीन स्थल हैं इसका हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर लिया। आप इसे 1-2 बार लिख कर या इसे देख कर या 2-3 बार रिवीजन करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के पूरा पसारकालीन स्थल कौन कौन से हैं। जितने भी पूरा पसारकालीन स्थल हैं भारत के, उस सभी का हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर लिया। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूरा पसारकालीन स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका भारत के मध्य पसारकालीन स्थल, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले है बागोर। बागोर जो है वह हमारा भारत का मध्य पसारकालीन स्थल है। यह बागोर जो है यहाँ पे स्थित है। भारत में स्थित बृहद मध्य पसारकालीन स्थल बागोर ही है, ठीक है। उसके बाद में अंगनाज। अंगनाज यहाँ पे स्थित है, यानी कि ये आपका अंगनाज जो है वह कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है कह सकते हैं, ठीक है। यह प्रथम स्थल है जहाँ से विभिन्न पशुओं के एक से अधिक हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विशेषकर भेड़ियों तथा नेवला की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। उसके बाद में आदमगढ़ यहाँ पे स्थित है। यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में है आपका संगनकल्लू। संगनकल्लू यहाँ पे स्थित है। खाद्य उपकरणों के निर्माण के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि संगनकल्लू से। उसके बाद में है कुचाई। कुचाई यहाँ पे स्थित है। प्राग ऐतिहासिक स्थल तथा मध्य पसार काल और नव पसार काल के बीच के संक्रमण को दर्शाने वाली प्रवृत्ति वाला पुरातात्विक स्थल है कुचाई। उसके बाद में है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस महत्वपूर्ण स्थल से जहां खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक समाज के संक्रमण को देखा जा सकता है, यानी कि इन्होंने खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम मध्य पसारकालीन स्थल है जहाँ से सांस्कृतिक संस्करणों को प्राप्त किया गया है,
इस तरह से हम लोगों ने भारत के सभी मध्य पसारकालीन स्थल को हमने देख लिया। अब उसके बाद में देखते हैं नव पसार काल को। देख सकते हैं अब हम लोग भारत के नौ पसारकालीन स्थल को। इसके पहले हम लोग पूरा पसारकालीन स्थल को देखे, उसके बाद मध्य पसारकालीन स्थल को देखे। अब हम लोग भारत के नौ पसारकालीन स्थल को देखते हैं। सबसे पहले है किली गुल मोहम्मद। किली गुल मोहम्मद यहाँ पे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यह मेहर गेट के बाद से दूसरा सबसे प्राचीन नौ पसारकालीन स्थल है, जहाँ से 2000 ईस्वी पूर्व में कृषि किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है यहाँ पे मेहरगढ़। मेहरगढ़ नौ पसार काल का एकमात्र स्थल जहाँ से 7 संस्करणों की प्राप्ति हुई है। 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व के बीच के संस्करण उपलब्ध हैं। विश्व में कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में है नागपुर। नागपुर जुन्ना पानी तथा दुग्ध धामा से प्रस्तर स्तंभ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपसारकालीन स्थल के हैं। नेवासा। नेवासा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है, एकमात्र स्थल जहाँ नवपसार काल तथा महापसारिक संस्कृति के बीच एक सूत्रता देखने को मिलता है। उसके बाद में टी नरसिंहपुर यहाँ पे स्थित है, नवपसारकालीन स्थल जिसे 2500 ईस्वी पूर्व का एक माना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित सबसे बाद का नवपसारकालीन स्थल है। उसके बाद में है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी यहाँ पे स्थित है। बृहद संख्या में नवपसारकालीन स्थल तथा महापसारकालीन निर्माणों के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है पय्यमपल्ली, यहाँ पे स्थित है। यह नवपसारकालीन काल तथा महापसार काल के संक्रमण को दर्शाने वाली पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से वास स्थल तथा अंतिम संस्कार स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है पिकली हल। मनुष्य के पशुपालक होने के साक्ष्य पिकली हल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है नागार्जुन कोंडा। यह प्राक महापसारकालीन स्थल है, जहाँ 4 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अंतिम संस्कार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में चिरांद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल बिहार है। बिहार में स्थित है चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित नवपसारकालीन स्थल है। उसके बाद में गुफ कराल, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीर में प्राचीन गुफा का अवशेष जो 2000 से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच का स्थित है। उसके बाद में बुर्जहोम। बुर्जहोम नवपसार काल से महापसार संस्कृति के मानव बस्तियों के साक्ष्य गर्तवास आदि अवशेष प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने सारे नवपसार काल स्थल को, जितने भी पूरा पसार, मध्य पसार और नवपसार के स्थल होते हैं, इसे हमने देख लिया। अब उसके बाद में इस तरह से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस चैनल को, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।